स्टूडेंट माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे पूरा प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी का, मीन्स प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। एक बार अच्छे से सभी लोग ध्यान से इसको समझिएगा। पूरा प्रोसेस मैं डायरेक्टली आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इसमें। सबसे पहले बच्चों होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ध्यान से समझिएगा। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब कि डीएनए को किस तरह से हम लोग आइसोलेट करते हैं, यानी कि निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना। वो अभी कौन सा डीएनए, तो याद रखना भाई, एक होता है डिजायर डीएनए, ठीक है ना, डिजायर डीएनए, यानी कि हम लोग डिजायर डीएनए को निकालते हैं जहां से भी चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है तो मैं आपको बता देता हूं कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए में हम लोग क्या करते हैं। ध्यान समझिएगा सभी लोग, एक एक प्रोसेस हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात कि अगर आपको पता है वो डीएनए अगर प्लांट सेल का बना है, किससे, प्लांट सेल का बना है, प्लांट सेल का, तो 100% इसका जो सेल वॉल होगा ना भाई, जो इसका सेल वॉल होगा वो सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा। किसका, सेलुलोज का बना होगा। और आपको बता दें, अगर यही फंगस सेल है, फंगस सेल है, तो इसका जो सेल वॉल है ना वह काइटिन का बना होगा। किसका, काइटिन का बना होगा, ठीक है ना, काइटिन का बना होगा। और अगर यही बैक्टीरियल सेल है, यानी कि बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरियल सेल है, तो भाई इसका जो सेल वॉल है ना, इसका जो सेल वॉल है बैक्टीरियल सेल का, वह आपको बता दें पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। समझ में आ गया। अब चलो इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान समझिएगा। और अब देखिए, ये जो भी आप देख रहे हैं ना, जो फंगस का हो गया, बैक्टीरियल सेल का हो गया, ये सभी चीज़ें, अब इनको वाल को, सेल वाल को सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना। इसके वाल को डिस्ट्रॉय करेंगे, इसके वाल को डिस्ट्रॉय करेंगे, इसके वाल को भी। तो अगर हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं तो याद रखिएगा, अगर सेलुलोज है तो सेलुलोज को सेलुलेज एंजाइम से डिस्ट्रॉय किया जाता है, सेलुलेज से। और अगर काइटिन है तो काइटिनेज एंजाइम से इसको हम लोग तोड़ते हैं। और अगर पेप्टाइडोग्लाइकॉन है तो इसको लाइसोजाइम, याद रखिएगा भाई, लाइसोजाइम एंजाइम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको ब्रेक करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है ना, लाइसोजाइम एंजाइम इसके वाल को ब्रेक करने के लिए इतना काफ़ी है। जब ये टूट जाएगा, देखो जैसे कि मान लो हम लोग प्लांट सेल को ही लेते हैं, ये मान लो कि एक प्लांट सेल है, हमने एक प्लांट सेल बनाया, तो प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना था भाई, सेलुलोज से, सेलुलोज से ना। तो ये देखो ये बना है सेलुलोज से, सेलुलोज से। सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, सेलुलेज की जरूरत पड़ती है। जब सेलुलेज से आप इसको ब्रेक करोगे ना, तो जब ब्रेक करोगे तो ये पूरी तरीके से इस तरह से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये ब्रेक हो चुका है। अब देख लो, ये ब्रेक हो चुका है। सेलुलोज क्या करता है, सेलुलोज को ब्रेक कर देता है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं पे प्रोटीन आपको दिखेगा, प्रोटीन दिखेगा, कहीं पे आपको कार्बोहाइड्रेट दिखेगा, कार्बोहाइड्रेट दिखेगा, कहीं पे आपको न्यूक्लियस दिखेगा, न्यूक्लियस, आपको इसी में आरएनए भी दिखाई देगा, इसी में आपको लिपिड भी दिखाई देगा, ETC, ये सभी दिखते हैं। इनको सबको ब्रेक करने के लिए ना हमको जरूरत पड़ता है, अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए बच्चों प्रोटीएज एंजाइम की नीड पड़ती है, प्रोटीएज एंजाइम की नीड पड़ती है। प्रोटीन खत्म, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को अगर तोड़ना है तो कार्बोहाइड्रेटेज की नीड पड़ती है, कार्बोहाइड्रेटेज की नीड पड़ती है। इसको तोड़ने के लिए न्यूक्लियस को तोड़ना है तो न्यूक्लिएज की नीड पड़ती है। आरएनए को तोड़ना है तो राइबो न्यूक्लिएज, और अगर लिपिड को तोड़ना है तो लाइपेज एंजाइम की नीड पड़ती है।
समझ में आ रहा है? इन सबको तोड़ने के बाद से हमको क्वाइल्ड फॉर्म में डीएनए प्राप्त हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। देख लो कैसे, उसको भी मैं दिखा दे रहा हूं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पे और क्लियरली आपको दिखाई देगा। इन सबको तोड़ने के बाद से बच्चों अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ना, वो डीएनए आपको ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में ऐसे ऐसे आपको जेल के जैसे ऐसे आपको दिखाई देगा। इसको क्या करते हैं ना, इसको लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब। क्या लेते हैं? टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस डीएनए वाले जो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में जो डीएनए आपको दिख रहा है, इसको हम इसके अंदर ऐसे रख लेते हैं, ठीक है ना। रखने के बाद से क्या करते हैं, इसमें हम मिलाते हैं एक चिल्ड एथेनॉल। क्या मिलाते हैं? तो भाई याद रखना, हमको इसमें ऐड करना है चिल्ड एथेनॉल को। चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल का मतलब होता है खूब ठंडा एथेनॉल मिलाएंगे। जब खूब ठंडा इसके अंदर एथेनॉल मिलाते हैं ना बच्चों, जब खूब ठंडा एथेनॉल मिलाते हैं तो डीएनए के जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ना, ये डीएनए ये पूरी तरीके से क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। किस फॉर्म में? क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाता है। देख लो इस तरीके से ये जो डीएनए है ये पूरी तरीके से क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाता है, क्वाइल्ड फॉर्म में इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा, यानी क्लियरली ये थ्रेड के जैसे, धागे के जैसे दिखने लगेगा। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है स्पूलिंग। स्पूलिंग एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें डीएनए के खंडों को धीरे से लपेट लिया जाता है। जैसे इसको करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। देखिए यहां पर दिखा देते हैं आपको, ये स्पूलिंग था। इस स्पूलिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो डीएनए सभी पार्ट्स को हमने इस तरीके से लपेटा है। इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों स्पूलिंग। समझ में आ गया? स्पूलिंग के हेल्प से हमने डीएनए को ऑब्टेन कर लिया। अब हमको डीएनए ऑब्टेन हो चुका है, समझ में आ गया ना। डीएनए अब क्या हो चुका है? ऑब्टेन हो चुका है। अब इसको एक बार चलिए हम लोग देख लेते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए चलो भाई हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक है ना। अब बाकी जो है देख ही रहे हो, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा करके ताकि और अच्छे से हमको समझ में आ जाए, ठीक। यहाँ पे रख लेते हैं और ये बीच में कुछ आ गया है, इसको हम इरेज भी कर देते हैं। चलो ठीक है, ख़त्म हो गया। तो भाई देखो स्पूलिंग के हेल्प से तो हमने ले लिया। अब स्पूलिंग के हेल्प से लेने के बाद से अब हम क्या करते हैं ना, इस डीएनए वाले पार्ट को कट करते हैं। क्या करते हैं? कटिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट। ये दूसरा प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है ना। कटिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट्स या फ्रेगमेंट, या कटिंग ऑफ डीएनए इनटू मेनी फ्रेगमेंट, ये भी कर सकते हो, ध्यान समझना। अब क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे। किससे कट करेंगे? तो इस एंजाइम का नाम भी याद रखिएगा जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज, जिसको आपको शुरू में ही मैंने बताया था, न्यूक्लियेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जब आप इसको कट करोगे, इस डीएनए पार्ट को कट करोगे, डीएनए तो हमने ऑब्टेन किया है इस तरीके का, देख लो यही ना है डीएनए, आपने डीएनए को ऑब्टेन कर लिया है, ठीक। अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे बच्चों, इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम लोग कट करेंगे। ये 5' ये है 3' और ये है 3' तो ये है 5'। जब हम कट करेंगे ना, तो कट करने के बाद से देखो क्या होता है। जब कट करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था, अगर आप मलयालम लिखा हुआ है मलयालम, तो इस मलयालम को अगर आप उल्टा या सीधा दोनों तरीके से पढ़ेंगे ना, तो मलयालम ही होगा, इधर से भी मलयालम इधर से भी मलयालम। ऐसे ही सीक्वेंस कुछ डीएनए पर भी होता है, डीएनए को भी वो इसी सीक्वेंस को कट करता है। आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे कट करेगा, ये कुछ इस तरीके से कट करता है, ठीक है। तो अगर आप डीएनए के खंडों को देखेंगे तो डीएनए का कुछ जो खंड है वो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जुड़ा रहता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। कोई दिक्कत किसी को?
अब देखो इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को अब हम पीसीआर में रखते हैं इसको कॉपी बनाने के लिए, ठीक है ना। पीसीआर से पहले एक हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस करते हैं, उसको भी आइए समझ लेते हैं। अब डीएनए को हम लोग कट भी कर दिए, कट करने के बाद से इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। क्या करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइए उसको समझ लेते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे भी मैंने वीडियो आपको पहले भी बना चुका है, इसको आप देख सकते हैं जाके, ठीक है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें बच्चों एक पहली बात तो ये समझिए कि ये एक मशीन लगा रहता है। एक मशीन होता है छोटा सा ऐसे, एक मशीन होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर 2 प्लेट लगा रहता है, एक नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट, एक कैथोड और एक एनोड। तो यहाँ पे कैथोड को माइनस चार्ज दिया गया है और एनोड को यहाँ पे प्लस चार्ज दिया गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पे लाइट करंट इसमें पास किया जाता है। और आपको बता दें एक और बात कि इसमें छोटे छोटे प्लेट लगे रहते हैं या वेल लगे रहते हैं, वेल, ठीक है ना, वेल लगे रहते हैं। जो आप डीएनए ऑब्टेन किए थे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड से कट किए थे, उस डीएनए को इस वेल की सहायता से हम लोग डाल देते हैं अंदर। और इससे पहले एक और बात और याद रखिएगा कि इसके अंदर हम लोग एग्रोथ जेल डालते हैं। एग्रोथ जेल, ये है एग्रोथ जेल, ठीक है ना। ये क्या है? एग्रोथ जेल, जिस जेल को हम लोग सीवीड से प्राप्त करते हैं। सीवीड, समुद्री घास से इसको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है ना। सीवीड्स, इसे इसको निकाला गया है। ये क्या है? एग्रोथ जेल। याद रखिएगा क्या है ये? एग्रोथ जेल है। तो एग्रोथ जेल के पास कोई चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव निगेटिव को मेंटेन किया रहता है। अब चलो समझते हैं, जैसे ही करंट इसमें हम लोग पास करेंगे यानी इसको ऑन करेंगे तो जितने भी लाइट पार्टिकल होते हैं डीएनए के वो आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जो बहुत ही हल्के कण होते हैं वो आगे चले जाते हैं और जो भारी कण होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब इतना काम करने के बाद से अब हम क्या करते हैं, इस जेल को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इस जेल को क्या करते हैं हम लोग? बाहर निकाल लेते हैं। देख लो इस प्रकार से, मान लो ये जेल हमने ऑब्टेन किया था, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब इसमें क्या क्या था? तो हमारे पास इसमें यानी कि हम क्या किए हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इस जेल को ही बाहर हमने निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर डीएनए के कुछ पार्ट यहाँ पर थे, कुछ यहाँ पर थे, कुछ पीछे थे, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा एक इथिडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड का, इथिडियम ब्रोमाइड डाला जाता है। और जैसे आप इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे ना, इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद से और इसमें एक रेज पास किया जाता है, यूवी रेज यानी यूवी रेडिएशन यहां से गुजारा जाता है। जब गुजारा जाएगा तो ये ऑरेंज कलर का दिखाई देने लगता है। किस कलर का? ऑरेंज कलर का ये दिखाई देने लगेगा। जब ऑरेंज कलर का दिखने लगेगा, बच्चों ध्यान समझिएगा, ऑरेंज कलर का दिखने लगेगा तो हम इस जेल को कट करते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट में ऐसे इस तरीके से कट करते हैं। इस कट करने के प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है इल्यूशन। क्या कहा जाता है? इल्यूशन कहा जाता है। समझ में आ गया इल्यूशन प्रोसेस तक? कोई दिक्कत? पहले क्या करेंगे, इस वेल के अंदर डीएनए रखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और उससे पहले हम लोग एग्रोथ जेल को डालेंगे और करंट पास करेंगे तो नेगेटिव वाले जितने भी पार्ट, नेगेटिव में रिपल्सन होता है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने लगेगा। जो यहाँ पर चला आया उस डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, एग्रोथ जेल सहित निकाल लेते हैं और इसमें एक पट्टी दिखाई देने लगती है, छोटे छोटे स्पॉट्स, ये स्टिप्स पट्टियाँ दिखाई देने लगती हैं। फिर इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं, फिर इसको कट करते हैं। इस कट करने के प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन। समझ में आ गया इल्यूशन तक? कोई दिक्कत? चलो ठीक है भाई, इल्यूशन प्रोसेस समझ में आ गया। इसके बाद से देख, एक साथ बहुत सारे कॉपी को बना सकता है डीएनए का, जो को हम लोग डीएनए प्राप्त किए थे, जो आइसोलेट किए थे डीएनए और उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस किए थे। उस इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद से जो डीएनए हम लोग आइसोलेट किए थे, निकाले थे, अब उसको पीसीआर मशीन में रखा जाता है। पीसीआर मशीन एक बार में बहुत सारे कॉपी को तैयार करने वाला एक मशीन होता है जो डीएनए की कॉपी बनाता है। चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं पीसीआर के बारे में, ठीक है ना। चलिए पीसीआर का बच्चों फुल फॉर्म होता है, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का ये फुल फॉर्म है। ठीक, अब चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग पीसीआर के बारे में। तो आपको बाबू बता दें कि पीसीआर एक बड़ा सा इस तरीके का एक मशीन होता है, इस तरीके से। ठीक है, इसको 3 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, तो अच्छे से समझिएगा। पहला जो होता है उसको कहा जाता है डीनेचुरेशन। क्या कहा जाता है? पहला जो होता है बच्चों उसको कहा जाता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या कहा जाता है? डीनेचुरेशन। इस प्रोसेस में बच्चों आपको बता दें, डीनेचुरेशन जो प्रोसेस होता है ये, इस प्रोसेस में डीएनए को छोटे मतलब कि जो खंड होते हैं उनको पहले हीट करते हैं, गर्म करते हैं। नियर अबाउट 90 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान दिया जाता है। फिर ये हीट जब होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है डीनेचुरेशन। और दूसरा एक और टॉपिक होता है बच्चों जिसका नाम है दूसरा एनेलिंग ऑफ प्राइमर। एनेलिंग ऑफ प्राइमर, एनेलिंग ऑफ प्राइमर, ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है ना, दूसरा है एनेलिंग ऑफ प्राइमर। ये बच्चों एनेलिंग ऑफ प्राइमर। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दूसरा था। ठीक है, अब एक और आता है तीसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो वो आता है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं बच्चों नॉर्मली, जो कि हम लोग इसमें पीसीआर टेक्निक में यूज कर सकते हैं, 3 मेथड को। अब आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि डीनेचुरेशन में कितना टेम्परेचर दिया जाता है। तो याद रखिएगा 90 से लेकर 100 के बीच में, अधिकतर कई बुक में आपको 95 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिखा होगा। जब किसी भी डीएनए को आप 95 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं, इस डीएनए के अंदर जब हम 95 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे ना, तो ध्यान से समझिएगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होंगे ये सब के सब टूटने लगते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ये पीसीआर का पहला मेथड है। जब इसमें 90 से 95 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जब दिया जाता है ना, तो इसके दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से क्या होंगे? ये सब के सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ये था 5 ये 3 और ये आप देखेंगे तो ये 3 तो ये 5 ये 5 3 और ये 3 तो ये है 5 क्लियर? मतलब कि जब डीएनए को 95 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर दिया जाएगा पीसीआर में, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों डीनेचुरेशन। अगर इसको हम छोड़ दें तो फिर से ये रीनेचुरेशन करके ये पुराने डीएनए के जैसे स्ट्रक्चर को बना लेगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं बनने देना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें प्राइमर ऐड करना पड़ेगा। अब प्राइमर को याद रखिएगा, प्राइमर को ऐड किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देके। जब 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाएगा ना, तो डीएनए के अंदर अगर आप देखेंगे इस तरह से बहुत सारे सीक्वेंस थे, याद रखिएगा ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस थे। ठीक है, मतलब कि ये सब टूटा हुआ पार्ट था, इसके सभी स्ट्रैंड टूटे हुए हैं, इसके भी नीचे वाले के भी पार्ट पूरे तरीके से टूटे हुए थे। अब देखिए, अब एक इसमें एनेलिंग ऑफ प्राइमर में हम लोग प्राइमर का फॉर्मेशन करा देते हैं, एक तरफ यहाँ प्राइमर एक तरफ यहाँ प्राइमर। अब ये दोनों आपस में नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, एनेलिंग ऑफ प्राइमर का मतलब इसमें प्राइमर जोड़ दिया जाता है। अब प्राइमर के बाद अब एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर होगा, यानी कि प्राइमर के जस्ट आगे से बहुत सारे एंजाइम आते हैं, जैसे टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस, ये एक बैक्टीरिया है, उसी से इस पॉलीमरेज एंजाइम को निकाला जाता है, जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को अपने पास रखा रहता है। टैक पॉलीमरेज का ये डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम जब आता है तो इसको भी देख लेते हैं।
ये जब एंजाइम आता है बच्चों तो देखिए अब दिया जाता है इसमें 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 55 डिग्री सेल्सियस। जब 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाता है ना तो याद रखिएगा एक एक्सटेंशन जो है ना ये प्राइमर के आगे से ये बनना शुरू हो जाता है, यानी कि एक डीएनए पुराने डीएनए के जैसे स्ट्रक्चर को, मतलब उसी के जैसे पेरेंट के जैसे स्ट्रक्चर को बना लेता है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हम लोग लाखों कॉपी एक साथ में तैयार कर सकते हैं, लाखों कॉपी बच्चों तैयार कर सकते हैं, लाखों कॉपी। याद रखिएगा ये 5 डैश था, ये 3 डैश, ये 3 डैश और ये 5 डैश, फिर ये 5 डैश और ये 3 डैश, ये 5 डैश और ये 3 डैश। ठीक है, तो एक डीएनए से 2 डीएनए बना, अब 2 से ऐसे ही 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16, 32, 64 ऐसे बनता रहेगा। आप कम सेकंड में ही मिलियन कॉपी ऑफ डीएनए इससे पीसीआर से मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए जो पीसीआर से हम लोग ये डीएनए बनाए हैं, कॉपी जो बनाए हैं, अब इसको होस्ट सेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, भेज देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग दूसरे बोर्ड पे देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो डीएनए बना था होस्ट सेल के अंदर भेजेंगे। ठीक है ना, मतलब कि जो हम लोग डीएनए बनाए थे, मतलब डिजायर डीएनए, डिजायर डीएनए ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल फॉर किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि अब इसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा जिस मेथड से हमने पीसीआर के द्वारा बहुत सारे डीएनए को ऑब्टेन किया था, वैसे ही बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड को भी बहुत सारे कॉपी हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। अब क्या किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे है बैक्टीरियल सेल, क्या है, बैक्टीरियल सेल है, वो अभी इशरिचिया कोलाई का सेल है जिसमें प्लाज्मिड था। ठीक है ना, ये इसका डीएनए था। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन सेल था, ह्यूमन सेल इसका डीएनए था, इसका डीएनए इस तरीके से था जो कि हम लोग कॉपी बनाए थे। ठीक, अब देखिए इन दोनों डीएनए को पहले आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काट देते हैं। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम से काट देते हैं। जब इसको काटेंगे ना तो काटेंगे तो ये कुछ इस टाइप से निकल जाएगा। ठीक, और इसको जब आप निकालेंगे और इसको कट करेंगे ये भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। याद रखिएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, इसे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता दिया हूं, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए यहां पर देखेंगे तो ये जो डीएनए है इसके अंदर क्या है, अगर आप देखेंगे तो 2 डीएनए यहाँ पर मिला हुआ है, यानी कि एक ये डीएनए बैक्टीरिया का और एक इंसान का डीएनए, 2 डीएनए है ना, इसलिए इस डीएनए को कहा जाता है आरडीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है ना बच्चों, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं कॉपी बनाने के लिए, क्लोनिंग करने के लिए, यानी क्लोनिंग वेक्टर के लिए। यानी कि देखिए अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लिखेंगे आरडीएनए ट्रांसफर इनटू, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी कि अब इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। देखिए कैसे, वो अभी समझ लीजिए। इसको मैंने ऊपर रख दिया, अब ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के बारे में। ठीक है ना, पहले हम लोग क्या बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक के बारे में। ठीक, देखिए प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो भाई ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक के लिए हम लोग करते क्या हैं, ध्यान समझिएगा। प्रोकैरियोटिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कल्चर मीडियम, न्यूट्रिशन मीडियम को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक कल्चर मीडियम, देखिए ध्यान से, एक इस तरीके से कल्चर मीडियम, न्यूट्रिशन मीडियम को प्रिपेयर करते हैं।
और प्रिपेयर करने के बाद ये तो रेडी हो गया न्यूट्रिशन मीडियम। अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब बैक्टीरिया की सेल को लेंगे, इशरिचिया ई कोलाई बैक्टीरिया को लेंगे, और ई कोलाई बैक्टीरिया को लेने के बाद से आपको पता है कि इसके अंदर प्लाज्मिड था। इस प्लाज्मिड को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल के हटा देते हैं, क्योंकि हमको इसमें दूसरा प्लाज्मिड ऐड करना है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। हमने इसको हटा दिया, ये इसका खुद का डीएनए है, ठीक। अब देखिए इशरिचिया कोलाई के अंदर आप देखेंगे तो सेल वॉल होता है। ये जो सेल वॉल आपको दिख रहा है ये ग्लाइकोकैलिक्स और पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना रहता है, जिसको तोड़ने के लिए हमको लाइसोजाइम एंजाइम की नीड पड़ती है। किसकी नीड पड़ती है, लाइसोजाइम एंजाइम की नीड पड़ती है। अब जैसे लाइसोजाइम एंजाइम को देखेंगे ना, जैसे इसको डालेंगे तो ये पूरी तरीके से ऐसे ब्रेक हो जाता है, ऐसे ब्रेक हो जाता है। आपको एक और बात बता दें, जो न्यूट्रिशन मीडियम हम लोग तैयार किए थे उसके अंदर हम लोग प्लाज्मिड को यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम लोग बनाए थे उसको भी डाल देते हैं। अब इसको उठाते हैं, यानी कि जो लाइसोजाइम से हमने ब्रेक किया था बैक्टीरिया को, इसको उठा के प्रोकैरियोटिक सेल को और इसको न्यूट्रिशन मीडियम में हम लोग डाल देते हैं। देखो न्यूट्रिशन मीडियम में जैसे ही डालेंगे ना तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया बाहर से जितने भी ये पार्ट आपको दिख रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशन वाले पार्ट, इनको अंदर की ओर एब्जॉर्ब करने लगता है, और इतना एब्जॉर्ब करता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी इसके अंदर एब्जॉर्ब होके चला जाता है। यानी कि कुछ इस तरीके से आपको शेप दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। देखिएगा ध्यान से, ये न्यूट्रिशन मीडियम था, ये कल्चर मीडियम आप कह सकते हो। और अब ये लेयर जो था ना, ये लेयर पूरी तरीके से बन जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया है भाई, तो बनेगा ही। और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं तो इसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी पूरी तरीके से चला जाएगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ये कॉपी बनाना शुरू कर देता है, 2 से 4 8 16 32, ये लगातार इसी के अंदर कॉपी बनाता है। बहुत फास्ट बनाता है कॉपी, बहुत फास्ट बनाता है, याद रखिएगा। 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 8 16 32 कॉपी बना देगा। तो हमको कॉपी ही बनाना था ना, कॉपी बना के हम लोग चाहेंगे तो यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ करेंगे अभी हम लोग वो भी पढ़ेंगे। तो ये था बच्चों प्रोकैरियोटिक के अंदर किस तरीके से हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, सबसे पहले हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम से इसके वाल को, यानी कि जो इसका जो वाल आपको दिख रहा है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जो बना रहता है, ये पूरी तरीके से सेल वाल को इसको ब्रेक करते हैं लाइसोजाइम एंजाइम से, ठीक है। अब लाइसोजाइम एंजाइम से ब्रेक होने के बाद से हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को न्यूट्रिशन मीडियम में रखते हैं, और ये टूटे हुए पार्ट को भी रखते हैं। ये जब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये प्रोकैरियोटिक में था। अब आते हैं हम लोग यूकैरियोटिक में, थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए देखते हैं यूकैरियोटिक के अंदर कैसे होता है। यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में तो भाई ध्यान दो, यूकैरियोटिक में कुछ प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कुछ प्रोसेसेस होंगे, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। यूकैरियोटिक में पहला जो आता है ना बच्चों, पहला एक प्रोसेस आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, ठीक है ना। आता है इलेक्ट्रोपोरेशन, पहला आता है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है। ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में होता क्या है, सभी लोग अच्छे समझिएगा। ये मान लो ह्यूमन का सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल पल्स देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स देते हैं। इलेक्ट्रिकल पल्स जब दिया जाता है ना बच्चों, तो आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से इसका वाल टेम्पोररी रूप से, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी ब्रेक होने लगता है। समझ में आ रहा है। और ब्रेक जब होता है ना बच्चों, तो इसके बाहर हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मिड वाले पार्ट को भेज देते हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग भेज देते हैं। ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेज दिया जाएगा। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, और जैसे इलेक्ट्रिक इसमें पल्स दिया गया था तो इसके अंदर क्या होगा, प्लस चार्ज चला जाएगा। तो क्या होता है भाई, जो माइनस चार्ज होता है या प्लस चार्ज होता है, वो माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करने लगता है। जब अट्रैक्ट करेगा तो याद रखिएगा, मैं दोबारा इसी को दिखा दे रहा हूँ, जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने थे वो सब के सब इसके अंदर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, ठीक है।
इसको इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। जस्ट इसके बाद से माइक्रो इंजेक्शन के बारे में, माइक्रो इंजेक्शन के बारे में, और दूसरा हमारा टॉपिक है माइक्रो इंजेक्शन के बाद बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, या इसी को बम्बार्डमेंट मेथड भी कहा जाता है, ठीक है ना। बायोलिस्टिक या बम्बार्डमेंट मेथड इसको कहा जाता है। ये दो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा जो माइक्रो इंजेक्शन है, माइक्रो इंजेक्शन और इसका यूज़ हम लोग एनिमल सेल में करते हैं, और बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड इसको प्लांट में यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे माइक्रो इंजेक्शन के बारे में। तो याद रखिएगा माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उनके अंदर भेजा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक मैं ओवम सेल को एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ओवम सेल है, इस ओवम सेल के अंदर हमको भेजना है क्या, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये एक प्लेट के हेल्प से इसको हम लोग चारों तरफ से हम लोग इसको इस तरीके से पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। इसको पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद से एक इंजेक्शन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यह माइक्रो इंजेक्शन है, ये एक माइक्रो इंजेक्शन है। इसको हम लोग ओवम के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग लिए थे, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर हम लोग पहुंचा देते हैं। उसके बाद से इस ओवम के अंदर जीन में चेंजिंग होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों माइक्रो इंजेक्शन। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड के बारे में। बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक या इसी को जीन गन मेथड, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, या आप इसी को बम्बार्डमेंट मेथड भी कह सकते हैं। बम्बार्डमेंट मेथड या पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें क्या किया जाता है, पहले प्लांट सेल को टारगेट किया जाता है। मान लो कि ये एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल को टारगेट किया जाता है जहां पे हमको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या किसी भी जीन को भेजना है। तो जीन गन के द्वारा हम लोग आसानी से इसके अंदर भेज देते हैं। फिर हम लोग जीन गन मशीन लेते हैं। जीन गन मशीन इस तरीके से होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, यह है जीन गन, और इसमें बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल इसमें रहते हैं, ठीक है ना। और इसके हेल्प से यहाँ पर देखेंगे तो प्लास्टिक का प्लेट लगा रहता है और एक टंगस्टन का प्लेट होता है। होता क्या है, जैसे ही हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजते हैं तो ये अपने उस पार्ट पे चला जाता है जहाँ पे इसकी नीड है, मतलब जहाँ पे नीड रहती है। इसमें बम्बार्डमेंट मेथड में क्या करते हैं, इसको जैसे ही हम लोग शूट करते हैं तो ये सभी सेल्स के पास पहुँच जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। इसको बच्चों कहा जाता है बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड या पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड इसको कहा जाता है। यहाँ पे टंगस्टन या गोल्ड प्लेट लगा रहता है, गोल्ड प्लेट या टंगस्टन प्लेट लगा रहता है, प्लेट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसके बाद से मान लीजिए हमने जीन गन मेथड से हम लोग इसको रिकॉम्बिनेंट बना के और हम लोग ये प्रिपेयर कर लिए। अब इसके बाद से एक और टॉपिक आता है बच्चों जिसका नाम है बायो रिएक्टर। याद रखिएगा एक और टॉपिक है जिसका नाम है बायो रिएक्टर। अब ये बायो रिएक्टर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। बायो रिएक्टर एक वेसल्स का नाम है। क्या है ये एक बहुत बड़ा सा एक वेसल होता है, ठीक है ना। एक ये वेसल होता है। इस वेसल में हम लोग कम ही समय में बहुत सारे डीएनए की कॉपी को तैयार कर सकते हैं। बायो रिएक्टर एक तरह का बच्चों वेसल होता है, एक बहुत बड़ा वेसल होता है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो इसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है।
इसमें बच्चों याद रखिएगा टेम्परेचर को, कमा पीएच को, ठीक है ना, पीएच को सबको मेंटेन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर, पीएच और प्रेशर ये सब बच्चों मेंटेन करना पड़ता है। और इसमें एक छोटा सा एक फैन लगा रहता है, पंखी लगा रहता है जो बहुत तेजी के साथ घूमता है। जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉपी बनाना है बच्चों, जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉपी बनाना है उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है और ये 100 लीटर से लेकर कितना, 100 लीटर से लेकर लगभग 1000 लीटर या उससे भी ज़्यादा ये कॉपी तैयार कर देता है। 100 लीटर से 1000 लीटर तक ये किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी तैयार कर लेता है। इसको कहा जाता है बच्चों बायो रिएक्टर। क्या कहा जाता है? बायो रिएक्टर। इसको याद रखिएगा। जस्ट इसके बाद से अब हम लोग एक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बात करेंगे जिसका नाम है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्या नाम है बच्चों? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या किया जाता है इसको भी समझ लीजिए। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, जिनगन मेथड से जिसको हम लोग ऑब्टेन किए थे या जिसमें हम लोग इंसर्ट किए थे, अब उसको हम लोग चेक करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेस्ट किया जाता है कि वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो उसको मार्केटिंग किया जाता है, यानी कि उसको बेच दिया जाता है, और अगर खराब है तो उसको वहीं पर बैन हो जाता है, बैन कर दिया जाता है या उसको रोक लगा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो यह है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पूरी तरीके से प्रिपेयर करने के बाद उसको पूरी तरीके से प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करने के बाद से डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किस पे किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिए, टेस्ट माइस पे किया जाता है, चूहे पर किया जा सकता है। अगर इस पे सक्सेस हुआ तो उसके बाद से मंकी पर किया जा सकता है, यानी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म पे। अगर इस पर भी सक्सेस हो गया तब जाके बच्चों इंसानों पे किया जाता है, और जब इसका बेनिफिट नजर आता है तो इसको मार्केट में बच्चों भेज के बेच दिया जाता है। ठीक है ना, ये होता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। और आज का बच्चों टॉपिक इतना ही था, और आज का जो आपका पूरा ये बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 11, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये वन शॉर्ट वीडियो था जो कि आज तक इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।